नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल में हम पढ़ रहे हैं आर्थिक आदेश मात्रा। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करते हैं। सामग्री की वार्षिक आवश्यकता 7260 इकाइयाँ। तो एक वर्ष में जो सामग्री की इकाइयाँ काम में आती हैं, उत्पादन में जो काम में ली जाती है कच्ची सामग्री, वो है 7260 इकाइयाँ। प्रति इकाई लागत, इस सामग्री को खरीदने के लिए जो प्रति इकाई लागत चुकाई जाती है, जो प्रति इकाई मूल्य चुकाया जाता है, वो है 750 रुपये। आदेश देने की लागत, सामग्री मंगवाने के लिए एक बार जब ऑर्डर किया जाता है तो उस आदेश देने की लागत है 62 रुपये 50 पैसे। औसत सामग्री पर संग्रहण लागत, और स्टोरेज डिपार्टमेंट में जब सामग्री का भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो उस स्टोरेज की, उस भंडारण की लागत है 10%। तो जो भी इस औसत सामग्री का मूल्य है, उस औसत सामग्री के मूल्य का 10% भंडारण की लागत आती है। कंपनी 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखती है। ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए आर्थिक आदेश मात्रा, ईओक्यू ज्ञात करना है। तो पहला है ईओक्यू ज्ञात करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला है 2CO अपॉन UI का अंडर रूट। टू इंटू C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इन यूनिट्स। साल भर में जितनी वार्षिक उपभोग होता है सामग्री का, C कंजम्पशन। तो यहां पर C है 7260 इकाइयां। O है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने की लागत। एक आदेश देने की लागत है 62 रुपये 50 पैसे। U है कॉस्ट पर यूनिट, प्रति इकाई लागत 750 रुपये। और I का मतलब है एवरेज इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, भंडारण की लागत। भंडारण की लागत है, औसत सामग्री पर संग्रहण लागत या भंडारण लागत है 10%। इसको आगे हल कर लिया जाएगा। इसको अगर हल किया जाए तो 2 इंटू 7260 इंटू 62.5, ये आ रहा है 9,07,500। 9,07,500 और 750 का 10% है 75 रुपये। इसको अगर आगे हल किया जाए, 9,07,500 में 75 का भाग लगाया जाए तो आता है 12,100, और 12,100 का अंडर रूट अगर निकाला जाए तो आता है 110 यूनिट्स। तो ईओक्यू है 110 इकाइयां। ईओक्यू है 110 इकाइयां, यानी कि एक बार में जब माल खरीदने का ऑर्डर दिया जाए तो वो 110 इकाइयों का ऑर्डर दिया जाना चाहिए। 110 इकाइयों के ऑर्डर देने पर जो है माल के क्रय की और संग्रहण की दोनों लागतें न्यूनतम होंगी। तो ये रीऑर्डर क्वांटिटी है ईओक्यू। आगे पूछा है न्यूनतम स्टॉक स्तर। आगे पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल। दूसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन रेट इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। यानी कि किसी भी दिन कम से कम
इतना स्टॉक, न्यूनतम स्टॉक स्तर के बराबर का स्टॉक स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रहना चाहिए। ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है और स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास ROL रीऑर्डर लेवल है। अब रीऑर्डर लेवल पर सामग्री की मात्रा पहुंचने के बाद जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा परचेज डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि और सामग्री का ऑर्डर दे दीजिए, पुनः आदेश कर दीजिए सामग्री खरीदने के लिए। तो परचेज डिपार्टमेंट द्वारा जो है सप्लायर को जो है पुनः आदेश दिया जाता है, माल खरीदने के लिए रीऑर्डर दिया जाता है। तो सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास माल आने में कुछ समय लगता है और उस समय के दौरान जो ये कारखाना है, फैक्ट्री, परचेज डिपार्टमेंट और ये है सप्लायर। तो परचेज डिपार्टमेंट द्वारा सप्लायर को ऑर्डर दे दिया गया और सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट तक माल आने में कुछ समय लगता है। तो उस अवधि में कुछ माल जो है ROL के बाद में फैक्ट्री द्वारा उपभोग कर लिया जाता है और फैक्ट्री द्वारा ऐसा माना जाता है कि फैक्ट्री द्वारा सामान्यतः नॉर्मल कंजम्पशन रेट से, सामान्य उपभोग दर से माल का कंजम्पशन उपभोग किया जाएगा। तो जब तक, और सप्लायर से स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास माल आने में भी सामान्य अवधि लगेगी। तो जब तक सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल आता है, उस सामान्य अवधि के दौरान सामान्य कंजम्पशन की रेट से, नॉर्मल कंजम्पशन की रेट से कुछ माल उपभोग कर लिया जाता है। तो जब कुछ माल उपभोग कर लिया जाता है, सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल पहुंचता है, तब तक स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल का स्तर जो है वो मिनिमम स्टॉक लेवल पे पहुंच जाता है। तो किसी भी समय स्टोर डिपार्टमेंट के पास सामग्री का स्तर मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो एक तरह से सुरक्षा स्कंध है। मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे कभी भी जो है स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल नहीं जाना चाहिए। अगर इस लेवल से अगर माल नीचे चला जाता है तो वो डेंजर लेवल कहलाता है। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखती है, यानी कि 1 माह की आवश्यकता के बराबर सेफ्टी स्टॉक रखती है। मिनिमम स्टॉक लेवल को हम सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको ना ही तो रीऑर्डर लेवल दिया गया है, ना ही हमको नॉर्मल कंजम्पशन रेट दी गई है, ना ही हमको नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज, वैकल्पिक सूत्रों की हमने बात की थी, उसके आधार पर ज्ञात किया जाएगा। तो मिनिमम स्टॉक लेवल सेफ्टी स्टॉक कहलाता है। इस स्तर के नीचे जो है स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल नहीं जाना चाहिए। तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक। अब कंपनी कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहती है? सेफ्टी स्टॉक क्या है? कंपनी कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहती है? कंपनी रखना चाहती है 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखना चाहती है। मतलब कभी भी माल जो है वो 1 माह की आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए। 1 मंथ स्टॉक। तो साल भर में कितना स्टॉक काम में आता है? साल भर में 7260 इकाइयां काम में आती हैं। तो 12 महीने में 7260 इकाइयां काम आती हैं। तो 1 महीने में कितनी इकाइयों की आवश्यकता होती होगी? 7260 में 12 का भाग लगा देंगे, 605 यूनिट्स। तो जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो 605 यूनिट्स है। मिनिमम स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल, एक सेफ्टी स्टॉक एक ही बात है। मिनिमम स्टॉक लेवल यानी कि इससे इस स्तर से नीचे माल नहीं जाना चाहिए, ये सुरक्षा स्कंद है। और कंपनी जो है 1 माह की आवश्यकता के बराबर सुरक्षा स्कंद रखना चाहती है। पूरे साल भर में 7260 इकाइयों की आवश्यकता होती है, तो इसमें 12 का भाग लगा दिया तो 1 माह की आवश्यकता है 605 इकाइयां। तो न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल है 605 यूनिट्स। तीसरा, अधिकतम स्टॉक
स्तर। मैक्सिमम स्टॉक लेवल ज्ञात करना है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यहां पर भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी हम यहां पर जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल वैकल्पिक सूत्रों के आधार पर क्या होता है कि सप्लायर से स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास जब माल पहुंचा तब तक माल जो है आरओएल से मिनिमम स्टॉक लेवल पे आ चुका होता है, और जब सप्लायर से स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास जो माल आता है वो मिनिमम स्टॉक लेवल में ऐड हो जाता है। इसको आरओक्यू कहे या फिर ईओक्यू कहे। आरओक्यू रीऑर्डर क्वांटिटी ही ईओक्यू है। ईओक्यू ऐसी रीऑर्डर क्वांटिटी है जिस पर जो है क्रय और भंडारण की दोनों लागतें न्यूनतम होती हैं। तो आरओक्यू और ईओक्यू एक ही बात है। तो जब तक सप्लायर से स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास माल आता है तब तक माल का स्तर जो है मिनिमम स्टॉक लेवल पर पहुंच जाता है, और जो रीऑर्डर की हुई क्वांटिटी मिनिमम स्टॉक लेवल में आके ऐड हो जाती है। तो जो माल का स्तर है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल पर पहुंच जाता है। ये वैकल्पिक सूत्रों के द्वारा हम गणना कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो गया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला हो गया सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ईओक्यू या आरओक्यू। तो सेफ्टी स्टॉक है 605 इकाइयां और ईओक्यू 110 यूनिट्स हैं। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 715 यूनिट्स। आगे पूछा है औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। तो मिनिमम स्टॉक लेवल है 605 इकाइयां, मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 715 इकाइयां बटे 2। 605 और 715 का टोटल कर लिया जाएगा 1320, और 1320 में जो है 2 का भाग लगा देंगे। 660 यूनिट्स। तो एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल का औसत निकाल लेंगे, इन दोनों का टोटल करके 2 का भाग लगा देंगे। तो 660 यूनिट्स है एवरेज स्टॉक लेवल। तो इस क्वेश्चन में हमने अभी तक ईओक्यू निकाला है। ईओक्यू है 110 यूनिट्स। एक हमने ज्ञात किया है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल है 605 यूनिट्स। तीसरा हमने ज्ञात किया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 715 यूनिट्स, और एक हमने निकाला है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल है 660 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन में आगे पूछा है आदेश देने की लागत। क्वेश्चन में पूछा है आदेश देने की लागत। औसत स्टॉक स्तर या फिर औसत स्कंद पूछा है, इसमें एक ही बात है। पांचवा इस क्वेश्चन में पूछा है आदेश देने की लागत। आदेश देने की लागत यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पूछा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है। ऑर्डरिंग
कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम ज्ञात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ज्ञात किए जाते हैं कि कितने आदेश दिए जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है एनुअल कंजम्पशन, कि भी साल भर में कितनी सामग्री की आवश्यकता होती है और एक बार में कितना ऑर्डर दिया जाता है ईओक्यू के रूप में। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ज्ञात करेंगे, 7260 इकाइयाँ साल भर में चाहिए और एक बार में हम 110 इकाइयाँ मंगवाते हैं, ईओक्यू है 110। तो 7260 में 110 का भाग लगा देंगे। 66 ऑर्डर, 66 ऑर्डर्स दिए जाते हैं पूरे साल भर में। तो 66 ऑर्डर दिए जाते हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट है, एक आदेश देने की लागत है 62 रुपये 50 पैसा। तो इनका गुणा कर लेंगे, 66 इंटू 62.50 4125 रुपये। यह है ऑर्डरिंग कॉस्ट, आदेश देने की लागत। इस क्वेश्चन में आगे पूछा है संग्रहण लागत। संग्रहण लागत संग्रहण लागत कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट हम ज्ञात करते हैं वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट ज्ञात की जाती है वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट। देखिए, यदि प्रश्न में औसत स्कंद, औसत स्टॉक यानी कि एवरेज स्टॉक नहीं दिया गया हो या गणना नहीं की गई हो तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू EOQ अपॉन 2। एक नंबर क्वेश्चन हमने जब सोल्व किया था तब हमने एवरेज स्टॉक लिया था, EOQ में 2 का भाग लगा दिया था कि स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा सप्लायर से EOQ प्राप्त हो जाती है स्टोर डिपार्टमेंट के पास, और उस EOQ जो है वही जो है हमने माना था कि EOQ ही जो स्टॉक के रूप में स्टोर डिपार्टमेंट के पास पड़ा रहता है, और EOQ में से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है कारखाने द्वारा उपभोग कर ली जाती है, इसलिए हमने EOQ का ही औसत ले लिया था, EOQ में 2 का भाग लगा दिया था। तो अगर प्रश्न में औसत स्टॉक नहीं दिया गया है या गणना नहीं की गई हो तो एवरेज स्टॉक होता है EOQ अपॉन 2। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में प्रश्न में यदि एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात किया गया हो तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक लेवल। लेकिन अगर प्रश्न में एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात किया गया हो तो एवरेज स्टॉक होगा औसत सामग्री होगी एवरेज स्टॉक लेवल। हमने इस क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक लेवल ज्ञात किया है 660 इकाइयां, यानी कि जो औसत स्टॉक है वो 660 इकाइयों का स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहता है, औसत सामग्री 660 यूनिट्स है। हाँ, अगर हमारे पास औसत स्टॉक नहीं होता क्वेश्चन में, अगर गणना नहीं की हुई होती तो हम औसत स्टॉक एवरेज स्टॉक लेते, EOQ में 2 का भाग लगाते जैसा हमने 1 नंबर क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर औसत स्टॉक दिया गया है, औसत सामग्री अगर है ज्ञात की गई है तो फिर हमको सामग्री के जो संग्रहण लागत है वो औसत सामग्री पर एवरेज स्टॉक लेवल के आधार पर ही ज्ञात
करनी चाहिए। तो कैरिंग कॉस्ट है वैल्यू ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू है, एवरेज इन्वेंट्री यहाँ पर है 660 यूनिट्स। तो 660 यूनिट औसत सामग्री स्टोर डिपार्टमेंट के पास रहती है, 660 इकाइयाँ औसत सामग्री के रूप में रहती है। और इन 660 इकाइयों की जो लागत है, जो मूल्य है इन 660 इकाइयों का, वो है 750 रुपये के हिसाब से। यानी कि 660 इकाइयाँ किसी भी समय औसत सामग्री के रूप में स्टोर डिपार्टमेंट के पास पड़ी रहती हैं और इन 660 इकाइयों का जो कुल मूल्य है वो है 4,95,000, 4,95,000 रुपये। और कैरिंग कॉस्ट है 10%। तो 4,95,000 मूल्य की औसत सामग्री स्टोर डिपार्टमेंट के पास पड़ी रहती है और उस 4,95,000 पे पूंजी पर ब्याज, बीमा के व्यय, बीमा प्रीमियम के व्यय आदि 10% के हिसाब से लगते हैं। तो 4,95,000 का 10% हुआ 49,500 रुपये। तो 49,500 रुपीज़ जो है वो है कैरिंग कॉस्ट। सामग्री को कैरी करने की, भंडारण करने की जो लागत है वो है 49,500 रुपये। पूछा है कुल स्कंद लागत, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। 7वां है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो केवल इन्वेंट्री के लिए जो कॉस्ट आती है, जो सामग्री के संबंध में जो कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल परचेजिंग कॉस्ट नहीं पूछी है, टोटल कॉस्ट नहीं पूछी है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहां पर 4,125 रुपये और कैरिंग कॉस्ट है 49,500 रुपये। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 4,125 रुपये, 49,500 रुपये, 53,625 रुपये। 53,625 रुपये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, कुल स्कंद लागत। तो इस प्रकार इसमें पूछी गई कुल स्कंद लागत हमने ज्ञात कर ली। कुल स्कंद लागत। अब आगे पूछा है कुल क्रय लागत, टोटल परचेज कॉस्ट। कुल क्रय लागत या टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम ज्ञात करेंगे। आठवां पॉइंट है टोटल परचेज कॉस्ट। टोटल परचेज कॉस्ट होता है, तो टोटल परचेज में पहली है परचेज कॉस्ट। तो परचेज कॉस्ट है यूनिट्स परचेज्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट्स। तो वर्ष भर में 7,260 इकाइयाँ खरीदी गई और एक इकाई को खरीदने की लागत है 750 रुपये। तो 7,260 इकाइयाँ साल भर में आवश्यकता होती है, तो 7,260 इकाइयाँ खरीदी गई और एक इकाई की लागत है 750 रुपये। तो गुणा कर देंगे तो ये है 54,45,000। टोटल परचेज कॉस्ट है 54,45,000। इसमें ऐड कर देंगे, परचेज कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने ज्ञात की हुई है 4,125 रुपये। 4,125 रुपये है ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट भंडारण लागत। तो जो माल को खरीदने की लागत है, जो क्रय की लागत है, उसमें हम आदेश देने की लागत और भंडारण की लागत दोनों लागतें जोड़ देंगे। कैरिंग कॉस्ट है 49,500 रुपये। तो इस प्रकार से टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट है 54,45,000 प्लस 4,125 प्लस 49,500। तो टोटल कॉस्ट आ रही है
54,98,625 रुपये, 98,625 रुपये। क्वेश्चन में आगे पूछा है कि आप अभी जो आपूर्तिकर्ता है, जो सप्लायर है, वो कहता है कि आप अभी 110 इकाइयाँ खरीद रहे हो। हम ईओक्यू के रूप में रीऑर्डर जो क्वांटिटी है हमारी वो है 110 इकाइयाँ। अब आपूर्तिकर्ता कहता है कि अगर आप 500 इकाइयाँ एक साथ खरीदो, 110 इकाइयों की जगह अगर आप 500 इकाइयाँ खरीदो तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा विक्रय मूल्य में। प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है कि 500 इकाइयों का आदेश देने पर विक्रय मूल्य में 10% बट्टा दिया जाएगा। तो आपूर्तिकर्ता के द्वारा, जो सप्लायर्स हैं, उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है कि आप अगर 500 इकाइयाँ एक साथ खरीदो 110 इकाइयों की जगह, तो आपको जो है विक्रय मूल्य में 10% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो अब हम प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए हम क्या करेंगे? तो जो पहले हमारी टोटल कॉस्ट आ रही थी, जब हम 110 इकाइयाँ खरीद रहे थे, तो जो हमारी टोटल कॉस्ट थी उसकी तुलना अब 500 इकाइयाँ खरीदने पर जो टोटल कॉस्ट आएगी उसके साथ करेंगे। प्रस्ताव की कुल लागत कम है, प्रस्ताव स्वीकार करने पर अगर जो कुल लागत आ रही है वो लागत कम है तो हम प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट ज्ञात करेंगे अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो। ऑफर की बात कर रहे हैं हम, टोटल कॉस्ट इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड। अगर हम ऑफर को स्वीकार कर लें, प्रस्ताव को अगर स्वीकार करें तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो टोटल कॉस्ट में पहले है परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट है यूनिट्स परचेज्ड इनटू कॉस्ट पर यूनिट। कुल मिलाकर वर्ष भर में 7,260 इकाइयाँ ही चाहिएंगी, आवश्यकता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ऑर्डर दिया जाएगा माल का वो अब 110 इकाइयों की जगह 500 इकाइयों को दिया जाएगा। तो केवल ईओक्यू में यानी कि आरओक्यू में ही परिवर्तन होगा। तो 7,260 इकाइयाँ खरीदी जाएगी। अब क्या होगा कि जो लागत है वो लागत कम हो जाएगी, विक्रय मूल्य में सप्लायर द्वारा 10% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो अब कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 750 माइनस 750 का 10%, 675 रुपये। तो प्रस्ताव स्वीकार करने पर जो नया विक्रय मूल्य होगा वो होगा 675 रुपये। तो अब 7,260 इकाइयाँ खरीदी जाएगी 675 रुपये प्रति इकाई के आधार पर। 7,260 को गुणा कर देंगे 675 रुपये से, यह आ रहा है 49,500,000, 49,500,000 रुपीज़। यह है परचेजिंग कॉस्ट। परचेजिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट है नंबर ऑफ ऑर्डर्स को गुणा कर देते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर से, कि एक आदेश देने की कितनी लागत आती है उससे कुल आदेशों को गुणा कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे ज्ञात करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज्ञात करते हैं एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन में आरओक्यू या ईओक्यू का भाग लगा देते हैं। एनुअल कंजम्पशन है 7,260 इकाइयाँ। एनुअल कंजम्पशन है 7,260 इकाइयाँ।
पहले हम 110 इकाइयों का एक ऑर्डर दे रहे थे, अब प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद 500 इकाइयों का एक ऑर्डर देंगे। 7260 अपॉन 500, यह आ रहा है 14.52, 14.52। हालांकि जो है व्यवहारिक रूप में इतने ऑर्डर नहीं दिए जाते, ये 14.5 ऑर्डर के आसपास आ रहा है, इतने नहीं दिए जाते, लेकिन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो इसमें ऐसा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 7260 अपॉन 500। वैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं 14.52, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स की कैलकुलेशन होती है एनुअल कंजम्पशन अपॉन ROQ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स की जगह लिख देंगे 7260 बट्टा 500 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर है 62 रुपये 50 पैसे। अब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 7260 को 500 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 62 रुपये 50 पैसे से, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है 907 रुपये, 907 रुपये। 7260 इकाइयों की साल भर में आवश्यकता पड़ती है, एक बार में अब 500 इकाइयों का ऑर्डर दिया जाएगा अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा, तो कुल ऑर्डर होंगे लगभग 14.5 ऑर्डर, और एक ऑर्डर की जो लागत आती है वो आती है 62 रुपये 50 पैसे। तो जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी वो होगी 907 रुपये। तीसरा है, ये हम परचेजिंग कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है वैल्यू ऑफ एवरेज स्टॉक इनटू कैरिंग कॉस्ट। तो एवरेज स्टॉक अब हमको ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है EOQ चेंज हो गया है। देखिए, मिनिमम स्टॉक लेवल हमने ज्ञात किया था, तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्टॉक इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड। जब ऑफर स्वीकार किया जाएगा तो एवरेज स्टॉक चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब 500 इकाइयां एक साथ मंगवाई जा रही हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल हमने ज्ञात किया था, मिनिमम स्टॉक लेवल है 605 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने बात की थी कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है रीऑर्डर लेवल के बाद, जब सप्लायर्स को ऑर्डर दे दिया जाता है तो रीऑर्डर लेवल के बाद जब तक सप्लायर से स्टोर पे माल नहीं आ जाता, रीऑर्डर लेवल के बाद जो सामग्री का स्तर है वो मिनिमम स्टॉक लेवल पर पहुंच जाता है, सुरक्षा स्कंद पर पहुंच जाता है। और जब सप्लायर से स्टोर डिपार्टमेंट के पास जब माल आता है तब माल का स्तर, सामग्री का स्तर रहता है मिनिमम स्टॉक लेवल पे। उस मिनिमम स्टॉक लेवल में जो रीऑर्डर की हुई क्वांटिटी आकर ऐड हो जाती है, तो जो स्टॉक का लेवल है वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल पर पहुंच जाता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ROQ या EOQ, एक ही बात है। तो सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल है 605। पहले जब इस प्रस्ताव के बिना जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो हम EOQ 110 ऐड कर रहे थे सेफ्टी स्टॉक में, क्योंकि एक बार में 110 इकाइयां मंगवाई जा रही थी। लेकिन अब जब प्रस्ताव स्वीकार करें अगर, तो एक साथ 500 इकाइयां मंगाई जाएगी। तो जब माल पहुंचेगा, सप्लायर से भेजा हुआ माल स्टोर डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगा, उस समय स्टॉक का लेवल रहेगा 605 इकाइयों पर, और सप्लायर से आया हुआ माल 500 इकाइयां इसमें आकर और ऐड हो जाएगी, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल पहुंच जाएगा 1105 इकाइयों पर। अब एवरेज स्टॉक ज्ञात कर लेंगे। तो एवरेज स्टॉक मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक अपॉन 2। तो 605 प्लस 1105 1710 में 2 का भाग लगाएं
तो एवरेज स्टॉक 855 यूनिट्स है। जब 110 इकाइयाँ मंगवाई जा रही थी, जब 110 इकाइयों का ऑर्डर किया जा रहा था, तब जो एवरेज स्टॉक था 660 इकाइयों का। लेकिन अब ज़्यादा इकाइयाँ मंगवाई जा रही हैं, एक ऑर्डर में 500 इकाइयाँ मंगवाई जाएगी प्रस्ताव स्वीकार कर लेने के बाद, तो एवरेज स्टॉक होगा 855 इकाइयों का। तो 855 यूनिट्स हैं, एवरेज स्टॉक के रूप में 855 यूनिट्स होंगी, और इन 855 की जो वैल्यू होगी वो होगी 675 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से, क्योंकि अब जो माल की लागत है वो हो जाएगी 675 रुपये। तो 855 को 675 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका 10% निकाल लेंगे। 855 को 675 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 5,77,125 रुपये। तो 5,77,125 रुपये का माल औसत रूप से स्टोरेज डिपार्टमेंट के पास, स्टोर डिपार्टमेंट के पास पड़ा रहेगा। और 5,77,125 पर जो स्टोरेज कैरिंग कॉस्ट आएगी, पूंजी पर ब्याज, बीमा प्रीमियम के खर्चे आदि, वो 10% के रूप में आएंगे। तो 5,77,125 का 10% होता है 57,713 रुपये। 57,713 रुपये लगभग। तीनों को ऐड कर दिया जाएगा, तीनों का टोटल किया जाएगा, तो टोटल कॉस्ट आएगी 49,500,907 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट के, और कैरिंग कॉस्ट के 57,713 रुपये। टोटल कॉस्ट आएगी 49,59,120 रुपये। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए, 500 इकाइयाँ एक साथ मंगवाई जाएं, तो जो टोटल कॉस्ट आती है 49,59,120 रुपये। और पहले जब 110 इकाइयाँ मंगवा रहे थे तो टोटल कॉस्ट आ रही थी 54,98,625 रुपये। यानी कि प्रस्ताव स्वीकार करने पर जो कुल लागत है वो कम हो जाएगी, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।